ये निकला कैसे जाए? एक तो बहुत हम पॉइंटेड सवाल आपसे ये कर रहे हैं कि अभी हम नए डेमोक्रेसी की पुराने भारत को छोड़ देते हैं, भारत के इतिहास में नहीं जाते हैं, हम 75 साल की डेमोक्रेसी पर फोकस करते हैं कि हमारा नया देश बन गया, हमने एक संविधान अडॉप्ट किया और उसके साथ हमारा देश अब बढ़ चला है। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी कह रहे हैं कि हमारे देश का अमृतकाल चल रहा है। हम मान लेते हैं एक पल के लिए कि अमृतकाल चल रहा है। जिस नीति पे हम चल रहे थे उससे हम क्या मजबूत हो रहे हैं आज के दिनों में? और आपको लगता है कि पहले जो सरकारें बनी हमारे यहां, उन्होंने हिस्टोरिक ब्लंडर्स किए, जो हमारी सभ्यता को लेकर के था, जो हमारी कानून की आइडियोलॉजी को लेकर के था, न्याय के दृष्टि को लेकर के था, सत्य के साथ चलने का जो मार्ग था, व्यापार को लेकर के जो हमारी एंसेंट जो आइडियोलॉजी थी उसको लेकर के था, या पूरा चाहे नेशन बिल्डिंग का कोई भी एस्पेक्ट देख लें, जो हमारा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट था उसको क्या हमारी नई सरकार ने छोड़ दिया जब हम आजादी के बाद बने? और अब जो नया रेजिम हमारे पास है, ये हमारे पुराने इतिहास को एस्टैब्लिश करके भारत को नई दृष्टि दे रहे हैं? क्या आपको लगता है? दो तीन सवाल इसमें आते हैं। देखिए, जो प्राचीन की आप बात करते हैं वाकई उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सीखना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं कि प्राचीनतम युग में हम बहुत ही विकसित थे, तमाम देशों से आगे थे, लेकिन हम कहें कि उसमें चले जाए संभव नहीं है, क्योंकि डीके और डिजेनरेशन भारत का नहीं होता, न तो इस्लाम हमारे इस पे आता, न हमारा ऑक्यूपेशन होता। तो जब हम प्राचीन की बात करते हैं, अच्छी बात का जिक्र करते हैं, तो हमें इनका भी जिक्र करना पड़ेगा। हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। हमारे पतन हुआ, और जो पतन हुआ वो पूरी तरीके से उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। 75 साल में देखिए कि ऐसी बात नहीं कि सारी चीजें खराब, बहुत चीजें अच्छी हुई हैं। जैसे मैं अपने घर के बुजुर्गों से सुनता हूँ कि लोगों के पास खाने का वो नहीं था। जब 1960 के इस दशक में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये तक कहा कि एक दिन खाना हफ्ते में मत खाया कीजिए, और लोगों ने किया। तो वहां से आके देखा जाए तो बहुत सी चीजें अच्छी हुई है, लेकिन जो बाहर की ताकतें हैं उन्होंने क्या काम किया कि कई जगह उन्होंने सबवर्ट करना शुरू किया, वो युद्ध के तरीके से। देखिए, आप आजाद तो हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ सिस्टम बने रहे, उस सिस्टम को वो जाने नहीं देना चाहते थे। तो क्या काम किया कि देखिए, हमारे कई बार लास्ट टाइम भी हम लोगों ने कहा कैसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों की हत्या कर दी गई। भाभा की बात की जाती है, और विक्रम साराभाई की बात की जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो ताशकंद में थे तो उनकी अमेरिका के ही किसी पुराने इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कहा कि उनकी हत्या कर दी गई है। तो एक तो ये तरीका रहा हत्या करवाने का। दूसरा, एक जो शक किया जाता रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी जो पार्टियां थी, पार्टियों में एक बातचीत करने का प्लेटफॉर्म हुआ करता था, उन तमाम चीजों को खत्म कर दिया गया और वो प्राइवेट लिमिटेड ब्रोकरेज सिंडिकेट बन गए। बहुत दुर्भाग्य की बात है और कोई कहना नहीं चाहता है। साथ में मीडिया को भी ये किया गया। देखा जाए कि इस तरीके से धीरे धीरे हमारे इंस्टीट्यूशन सबवर्ट होते रहे, और जब हम पतित हुए तो कुछ भ्रष्टाचार के जीन्स तो हमारे अंदर भी आए थे। तो हमारे समाज में कुछ लोग पतित हुए तो वो भी रहा। पॉलिटिक्स का जहां तक आज की तारीख में सवाल है आशुतोष जी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग क्लीन नहीं है। और बहुत मैं मजबूर हूँ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वगैरह के जरिए कि मैं कह नहीं सकता हूँ, वरना इस देश के बहुत बड़े बड़े नेताओं को मैंने तो, अगर ये कोर्ट के कागज में इसका हल्का सा जिक्र है, ये मैं कोई हियर से नहीं कर रहा हूँ। 1960 या 70 के बाद जो है, मैं 2010-11 आपका अपना अनुभव बोल रहे हैं? बिल्कुल कोई डिफेंस डील क्लीन हुई ही नहीं आज तक का। तो मैं 2012 तक का मैं कह सकता हूँ। 2012 से पहले के जितने डिफेंस डील थे 40 साल तक कम से कम क्लीन नहीं हुए। बिल्कुल 40। सब में किकबैक दिए गए, सब में घूस दिया गया, सब में नॉर्मल है। और ये सब में एक कार्टेल काम कर रहा था। दिक्कत यह है कि जितना रिश्वत भारत के लोगों ने लिया उससे ज्यादा भारत के बाहर के लोगों ने लिया। जो 10 रुपए का 15 रुपए का सामान है आपको 100 रुपए में बेचा गया, उसकी क्वालिटी में कई जगह कॉम्प्रोमाइज किया गया। तो ऐसे कागज में देखते रहा, और जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हुई कि वो देखते रहा जिसमें टोटल आईपीसी 420 में हिंदुस्तान के बड़े नेताओं को जेल जाने की जरूरत थी। जो उन्होंने कहा कि यहां से उनका इन्वेस्टमेंट आया था, वहां पे वो इन्वेस्टमेंट था ही नहीं। और न तो सभी बड़े बड़े नेता थे, बहुत बड़े बड़े नेता थे जो आज भी बड़े स्टैब्लिश नेता हैं, और व्हाइट कॉलर, बिल्कुल व्हाइट कॉलर, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, और बहुत लोग लेख भी लिखते हैं वो। हाँ, वो अखबारों में नहीं, वो आपको उपदेश भी देते हैं। अखबारों में आर्टिकल्स लिखते हैं।
देखिए मैं उनके कमेंट्स आते हैं। देखिए मैं ऐसे ऐसे लोग, अभी नाम नहीं ले रहे हैं, नाम का भी खुलासा करेंगे। मैं इसलिए नाम नहीं लेता हूं कि 2% लोगों का मैं नाम जानता हूं, तो वो अन्याय होगा कि उसमें 98 और लोग हैं, इन्हीं दो को क्यों खेलना चाहिए, वो 98 बच जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ये समस्या इतनी आसान नहीं है। आपको जेनेटिकली कंडीशन कर दिया गया है, जिस जेनेटिकली कंडीशन में आप डिसऑनेस्टी से रहेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इन तमाम परेशानियों के बावजूद आशुतोष जी 1-2%, 4% हिंदुस्तानी है जो हर कीमत अदा करके लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें देखा जाए कि एक बात तो, और वो हर इंस्टीट्यूशन में है, हर इंस्टीट्यूशन में है, और वो उसकी संख्या घटती जा रही है। देखिए वो इंस्टीट्यूशन हमारे रिग्ड है कि कोई ऐसा तरीका नहीं बना है जिस तरीके में आप ईमानदार और बेईमान में डिफरेंस कर सके। कोई ऐसा हमारा ब्यूरोक्रेसी का तरीका नहीं बना है जिसमें परफॉर्मेंस और लीडरशिप के एट्रीब्यूट के बेसिस पे लोगों को लीडरशिप रोल मिले। सब जगह आप अपने क्रोनी बैठाना चाहते हैं। एजुकेशन में आप लोगों को इंफॉर्मेशन पढ़ा के क्लार्क बनाना चाहते हैं। तो जो हम क्लार्क कहते हैं, पूरी साइकी इस देश के रिग कर दी गई है कि पूरा देश ही एक ऑनेस्ट ओबीडियंट, डिसऑनेस्ट और ओबीडियंट क्लार्क बने। ये सबसे खतरनाक चीज है। ये हमारे एजुकेशन का मॉडल ही उन्होंने ऐसा बनाया है, का मॉडल, हमारे पॉलिटिक्स का मॉडल, हमारे ब्यूरोक्रेसी का मॉडल, तो क्लेरिकल मॉडल है वो। हाँ, क्लेरिकल मॉडल की रिमोट से आपको बाहर से कोई चला सके और आपस में आप लड़ते झगड़ते रहें। तो ये जो मॉडल बनाया गया है, तो ये मॉडल, इसको तोड़ने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो इंटेंट, प्रधानमंत्री मोदी जी की जब बात मैं सुनता हूँ तो इंटेंट तो मुझे नजर आता है, लेकिन इसके लिए बड़ी फाइन टेक्निकल कैपेसिटी भी चाहिए। और इसमें हो ये रहा कि जब ये 2014 में सरकार आती है तभी ये कार्टेल, मेरा असेसमेंट है, 100% तो मैं नहीं जानता, फिर अगेन कैप्चर कर लेता है। वो कैप्चर कर लेता है। अगर कल कांग्रेस की आएगी फिर उसको कैप्चर कर लेंगे। फिर नहीं, ये तो है, ये तो स्पष्ट हो गया है। मैंने कोविड के दौरान ही देख लिया कि वो लोग जिन्होंने कांग्रेस के जमाने में पूरे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को और पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ग्रैब किया था, वही सेट ऑफ पीपल अगेन दे कैप्चर्ड द न्यू गवर्नमेंट। नाम बदलते रहते हैं लेकिन मॉडस ऑपरेंडी यही है। और इसमें चीन को हम बहुत दोष देते हैं कि चीन डिसेप्टिव है, ट्रेचरस है। चीन ने क्या किया है कि कम से कम अपने भीतर को उसने सैनिटाइज कर रखा है। बहुत कोलैटरल डैमेजेस भी हुए हैं क्योंकि वहां का पॉलिटिकल सिस्टम, वहां की साइकी एक अलग है, और वो अपने सिस्टम को सैनिटाइज करके दूसरे सिस्टम को सबवर्ट कर रहा है। हमारे लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरों के कहने पे अपने सिस्टम को सबवर्ट कर रहे हैं, और ये लॉन्ग टर्म इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। कोई अपने कास्ट के नाम पे देश को बेचना चाहता है, तो कोई अपना परिवारवाद के नाम पे देश को बेचना चाहता है, खत्म करना चाहता है। और ये टैक्टिकल, जो आपने कहा सभ्यता की बात करें, सभ्यता की उम्र सदियों में होती है। ये 10 साल, 20 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल के लिए कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग लाचार हैं। एक तो जीन्स उनके कंडीशन हो चुके हैं, सोचने का तरीका उनका हाईजैक कर दिया गया है कि वो सोच नहीं सकते हैं, पैरालाइज हो चुके हैं, और बाहर से कहीं से उतनी बड़ी इनिशिएटिव नहीं आ रही है। और आप थोड़ा बहुत अपने तरीके से इनिशिएटिव। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।